जब से यूनिट्री के आईपीओ की डेट आई है तब से पूरे के पूरे सिटी पर रोबोटिक्स 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 चल रहा है। टू मच नॉइज है और ये लोग उस कॉइन को शिल कर रहे हैं जिसका कोई डायरेक्ट ओनरशिप और वास्ता यूनिट्री के साथ है भी नहीं एज अ बेटा प्ले। अब कहाँ तक ये ट्रेड आइडिया एक जेन्युइन आइडिया है और कहाँ तक ये हाइप है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वी विल हैव टू जेन्युइनली डीप डाइव इनटू द रैबिट होल एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू। सबसे पहले मेरा पार्टनर आपको पूरी फाउंडेशन समझाएगा और उसके बाद मैं आपको नैरेटिव समझाऊंगा। यार एक बात ने मुझे काफी कंफ्यूज किया था लास्ट कुछ हफ्ते। हम क्रिप्टो में मशीन इकोनॉमी और रोबोटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूरा ट्रैक्ड ऑन चेन मशीन मार्केट आज भी रफली $5 बिलियन में बैठा है, जबकि एक प्राइवेट ह्यूमनॉइड कंपनी कॉल्ड फिगर ने अकेले 39 बिलियन पे वैल्यू हो चुकी है और उन्होंने अभी तक रेवेन्यू तक डिस्क्लोज नहीं किया। ये गैप इतना बड़ा है कि मैं सोचने लगा कि क्या हम गलत चीज मेजर कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले क्लाउडफ्लेयर के नंबर्स आए थे। पहली बार HTML पेजेस पे बॉट्स ह्यूमन से आगे निकल गए। कहीं लोग उसको देख के कहने लगे कि AI ट्रैफिक और एजेंट्स आ गए, और इसी के ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना पेमेंट साइड एक बार देख ले। एंड दैट्स व्हेन मुझे एक बिल्कुल अलग पिक्चर नजर आई। एवरेज टिकट साइज कंटिन्यूसली और तेज गिर रहा है। अक्टूबर से जुलाई तक ऑलमोस्ट 30 टाइम्स छोटा हो गया। बहुत लोग इसको देख के बोलते डिमांड नहीं है, वॉल्यूम वीक है, लेकिन ये गिरना खुद बता रहा है कि कस्टमर चेंज हो गया है। क्योंकि कोई इंसान इतना छोटा बिल डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें सोचने की मेहनत ही ज्यादा पड़ जाती है। ये छोटे पेमेंट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब मशीन खुद हर रिक्वेस्ट का मीटर चला रही हो, रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल वाला हिस्सा कम हो रहा है। मतलब जो चीज लोग फेल बोल रहे हैं वो एक्चुअली ट्रांजिशन का सिग्नल है। प्रोडक्ट ही ह्यूमन स्केल परचेजेस से मशीन स्केल मीटरिंग पे शिफ्ट हो चुका है। बस हम अभी भी पुराना वॉल्यूम वाला मीटर यूज कर रहे हैं, इसलिए नंबर्स कंफ्यूजिंग लगते हैं। आई एम सेइंग बिकॉज अगर मशीन्स जेन्युइनली पे कर रही हैं तो उनका पैसा फाइनली कहां सेटल हो रहा है। जो बड़ी बड़ी एजेंट स्टोरीज चल रही हैं क्रिप्टो में, बी इट इंफ्रा लेयर्स लाइक वर्चुअल्स और इन्फ्रेंस कंप्यूट प्लेस लाइक आकाश, उन सब में रेवेन्यू सॉफ्ट दिख रही है लेटली, एंड इन सम प्रोटोकॉल्स तो काफी गिर भी चुका है। लेकिन जो चीजें रोबोट्स के लिए फिजिकली जरूरी हैं वहां अलग पिक्चर है। जियोनेट का एग्जांपल ले लो। इन लास्ट 12 months देयर मंथली फीस वेंट फ्रॉम रफली $330,000 to $920,000, which is a nearly 180% increase, and it has been almost monotonic growth. Market cap is around $84 million, which puts them at roughly 9.6 times annualized revenue, and about 80% of those fees go straight into buybacks. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटीमीटर लेवल पोजीशनिंग का कोई सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूट नहीं होता। रोबोट को पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली कहां खड़ा है। ये डिमांड सीधा उन ऑपरेटिंग आवर से जुड़ी है जो रोबोट्स एक्चुअली फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस में दे रहे हैं। और एक और सिंपल सी बात जो इस पिक्चर को और क्लियर बना देती है, पेमेंट वाले साइड पे लास्ट 6 मंथ्स में जो लोग सर्विसेज बेच रहे हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 60 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन जो लोग एक्चुअल में खरीद रहे हैं उनकी डेली एवरेज संख्या 70% गिर गई। मतलब बेचने वाले बहुत तेज आ रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले उतनी स्पीड से नहीं आ रहे। इससे एक क्लियर बात समझ आती है, अब प्रॉब्लम पेमेंट की नहीं रही। प्रॉब्लम यह है कि मशीन डिसाइड नहीं कर पा रही कि कोई चीज उसके इतने छोटे पैसे के लायक है या नहीं। जब ये तीनों चीजें एक साथ देखो तो साफ दिखता है कि हम मशीन इकोनॉमी को अभी भी गलत मीटर से मेजर कर रहे हैं। और जब इसी नजर से पूरा रोबोटिक्स मार्केट और क्रिप्टो का कनेक्शन देखता हूं तो ये 5 बिलियन वर्सेस 39 बिलियन का गैप सिर्फ शुरुआत लगती है। एंड उसी बड़े गैप के पीछे असल में इकोनॉमिक शिफ्ट कुछ और दिख रहा है। रोबोटिक्स में हार्डवेयर का कॉस्ट कर्व बहुत तेज गिर रहा है। चाइना ऑलरेडी लो कॉस्ट ह्यूमनॉइड शिप कर रहा है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स में एवरेज सेलिंग प्राइस और भी नीचे आने वाला है। जब हार्डवेयर सस्ता और स्टैंडर्डाइज्ड होने लगेगा तो मार्जिन वहां से शिफ्ट होगा। ट्रेडिशनल रोबोटिक्स कंपनीज अभी भी मोस्टली हार्डवेयर प्लस क्लोज सॉफ्टवेयर स्टैक पे वैल्यू कैप्चर करती हैं, लेकिन जैसे जैसे रोबोट ज्यादा होंगे क्लोज सिस्टम्स की लिमिटेशंस क्लियर दिखने लगेंगे। विद दिस आई मीन थिंग्स लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वेंडर लॉक इन और हर नए एनवायरनमेंट के लिए अलग इंटीग्रेशन। इसलिए लॉन्ग टर्म में स्केर्स और हाई मार्जिन लेयर वो होगा जो रोबोट्स को कोऑर्डिनेट करे, उन्हें इकोनॉमिकली एक्ट करने दे और उनके बीच डेटा प्लस इंटेलिजेंस शेयर करे। यही लेयर अभी मोस्टली ओपन नेटवर्क्स पे बिल्ड हो रहा है। एक सिंपल इकोनॉमिक रियलिटी ये है, जब कोई रोबोट दूसरे रोबोट या सर्विस से बात, पेमेंट या लोकेशन शेयर करेगा या टास्क कंप्लीट होने का प्रूफ देगा तो उस ट्रांजैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ना किसी के पास होगा। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज्ड और ईएम सिस्टम्स में लॉक्ड रहा तो स्केल लिमिटेड रहेगा। अगर वो ओपन और कंपोजेबल हुआ तो कोई भी मैन्युफैक्चरर उसमें प्लग इन कर सकता है। इसलिए मैं मशीनफाई को सिर्फ क्रिप्टो प्लस रोबोट्स नहीं मानता,
मैं इसको उस कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक लेयर के रूप में देखता हूँ जो हार्डवेयर के कमोडिटाइज होने के बाद रिमेनिंग वैल्यू को कैप्चर करेगा। अभी ये लेयर अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में है कंपेयर टू ट्रेडिशनल रोबोटिक्स मार्केट। ट्रेडिशनल साइड टेंस ऑफ बिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में वैल्यूड है, जबकि क्रिप्टो साइड अभी रिलेटिवली छोटा है। ये गैप इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मार्केट अभी हार्डवेयर पे फोकस्ड है, लेकिन जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक रेल्स की डिमांड स्ट्रक्चरल हो जाएगी। यही हमारा रोबोटिक्स पर फंडामेंटल थीसिस है। अब आगे की बात कि ये थीसिस मार्केट में कैसे नैरेटिव बनेगा, लोग इसको कैसे परसीव करेंगे और टाइमिंग का साइकोलॉजी क्या होगा, ये आपको एग्नी कवर करेगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये एक जेन्युइन ट्रेड आइडिया है या ये बस एक हाइप और एक ट्रैप है। वेल, अब क्योंकि मेरे पार्टनर ने फाउंडेशन इतने अच्छे से क्लियर कर ही दी है, तो अब मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना बेहद आसान होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि वैल्यू अक्रूवल जो इस पूरी चीज़ का होगा वो हार्डवेयर पे नहीं होगा, वो हार्डवेयर के कमोडिटाइज होने के बाद एक ओपन कोऑर्डिनेशन लेयर पे होने वाला है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, इस थीसिस में दम भी है, लेकिन इस थीसिस को चलने के लिए बाकी जितनी भी थियरी हैं उन सब की तरह एक चिंगारी, एक स्पार्क की ज़रूरत थी, जो यूनिट्री के आईपीओ वाले कैटलिस्ट ने उन्हें दे दी। यूनिट्री 17 से 21 अगस्त के बीच में कभी भी आईपीओ कर सकता है ऑन द शांघाई स्टार मार्केट। और हम सभी जानते हैं, वेल अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, जो भी हाइप्ड अप एआई या रोबोटिक्स या ऐसे किसी भी इनसेन वर्टिकल के रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं ना, जो वहाँ पे लिस्ट होते हैं, वो लिस्टिंग के दिन ही 3 से 5x ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ की जो लोकल रिटेल है उसने उस आईपीओ को ऑलरेडी मोर देन 1000x ओवर सब्सक्राइब कर रखा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डेब्यू एट अराउंड $9 बिलियन वैल्यूएशन विद अ वेरी लो फ्लोट। और इसी के साथ में यहाँ पे एक ट्रेड का जन्म होता है, वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज रिटेल ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। बाहर के लोग उस स्टॉक को खरीद ही नहीं सकते, जबकि सब उसे खरीदना चाहते हैं। एक्चुअली यूनिट्री चाइना की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल, प्योरली स्केलेबल, एक पक्का ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनी है जिसने बेहद ही शानदार रेवेन्यू और प्रॉफिट पब्लिश किया, जिनके 66% से ज़्यादा के प्रॉफिट मार्जिन हैं रोबोटिक्स के सेक्टर। और इतनी बड़ी हाइप होने के बाद में जब लोग उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, लोग बेटा प्ले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार इससे मिलता जुलता कुछ मिल जाए जो मैं ले लूँ, ताकि हाइप में थोड़ा सा पैसा कमा लूँ। और सीटी ने इसके लिए चूज़ किया वर्चुअल्स के कॉइन को। और वर्चुअल्स को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उनकी जो रोबोटिक्स आर्म है ना, ईस्ट वर्ल्ड, उनके पास में 30+ G1 है यूनिट्री के, जिसके अंतर्गत 200 आवर्स पर वीक पे जो वो टास्क रन करा रहे हैं ना उस फ्लीट पे, उस रोबोटिक फ्लीट पे, उसका उनके पास में एक ओपन टेली ऑपरेशनल डेटा सेट मौजूद है। यानी जितना भी उन्होंने काम किया उन रोबोट्स ने, वो काम कैसे किया, उसमें क्या एरर्स आए, कैसे उन्होंने उसे अप्रोच किया, उसका पूरा डेटा सेट उनके पास में तैयार है। अब इसकी वजह से इस नैरेटिव को उससे लिंक किया जा रहा है कि ये इनके पास में है, वर्चुअल्स के पास में, और ये यूनिट्री से डायरेक्टली लिंक होता है। वेल, मुझे लगता है यहीं पे ये चीज़ सेंटिमेंट रह जाती है और एनालिसिस नहीं। लोग तो ये तक बोल रहे हैं दैट आई एम रेडी टू बेट माई फार्म ऑन इट। वेल, मेरे पास में ऐसे 3 फंडामेंटल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से आई डोंट सी कि वर्चुअल्स की इस करंट थीसिस में उतना दम है जितना मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट में एक्चुअली है। फर्स्ट ऑफ वेरी ऑल इज द वेरी बेसिक थिंग, कोई इकोनॉमिक लिंक है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्चुअल्स का कॉइन खरीदने पे ना ही आपको यूनिट्री में कोई इक्विटी स्टेक मिलता है, ना ही कोई टोकनाइज स्टेक मिलता है, ना ही उनके रेवेन्यू में, ना ही उनके कैश फ्लोज में। जब आप वर्चुअल्स खरीद रहे हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर की बेची हुई हाइप खरीद रहे हैं। यू आर नॉट बाइंग द राइट्स टू रेवेन्यू, कैश फ्लोज और द स्टॉक इटसेल्फ। इट इज जस्ट अ नैरेटिव व्हीकल। आप सिर्फ नैरेटिव में इन्वेस्ट कर रहे हो, और हम सब जानते हैं नैरेटिव्स कैसे होते हैं, कैटलिस्ट आने के बाद वो डिक्लाइन कर जाते हैं। 9 आउट ऑफ 10 केसेस में वो चीज़ राउंड ट्रिप करके और नेगेटिव ही चली जाती है, और जो एक आध केस बचता है वो बहुत ही रेयर केस होता है, एंड इट हैज़ टू बी अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक बहुत अच्छा करे तभी वो चलेगा। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक अच्छा करना, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अपने आप में यूनिट्री हाइप तो बहुत है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। 219 गुना ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है इफ़ अर्निंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, और अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से उस पर गणित लगाते हो तो 36 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन पे वो ऑलरेडी है इन कंपेयर टू रेवेन्यू। और उनका जो लेटेस्ट Q3 का रेवेन्यू जो उन्होंने रिपोर्टिंग दी है, द फिगर्स आर काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग, वो नेगेटिव्स में रिपोर्ट दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो नेट लॉस कर रहे हैं, बट जितना उन्होंने Q2 में कमाया था उससे कम कमाया है, काफ़ी ज़्यादा कम कमाया है। और ये चीज़ें इस तरफ फ़र्क डाल सकती हैं कि लोग जो 3, 4, 5x का IPO सोच रहे हैं वो उन्हें डिसअपॉइंट कर जाए, और इस वजह से वर्चुअल्स के ऊपर एक डबल डाउन बड़ा सा क्राइसिस आ सकता है जिससे वो कॉइन डंप भी कर सकता है।
ऑल्सो द थर्ड थिंग जिसको लोग बहुत कम वेट दे रहे हैं बट मैं नहीं दे रहा हूँ, दैट इज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अगर आप जानते हैं कि यूनिट्री इज एक्चुअली इन द लिस्ट ऑफ 1260H एंड FCC ऑफ USA, इसका मतलब अगर वर्चुअल सामने आकर के ये कहता है कि वी आर द एक्चुअल डेटा वेक्टर ऑफ दिस चाइनीज कंपनी इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वो अपने ऊपर कंप्लायंस का बोझ भी ले रहे हैं, विच आई डोंट थिंक वो लेना चाहेंगे। अब आई एम नॉट ऑल डूमिंग वर्चुअल्स, मेरे हिसाब से वर्चुअल्स की काफ़ी एक अच्छी सॉलिड थीसिस है, बट जस्ट नॉट दिस फ्लूफ। और मेरे पास उसके 4 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्चुअल सिर्फ एक रोबोटिक्स का प्ले नहीं है, AI एजेंट्स का सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है इन क्रिप्टो विद द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अलाइव। 18,000 से ज़्यादा AI एजेंट्स जो करंटली फंक्शनल हैं, वो रॉबिनहुड का फर्स्ट डे का नंबर 1 पार्टनर रहा विद टोकनाइज्ड AI एजेंट्स कैटेगरी, और उनके एजेंट्स ने अभी तक $200 मिलियन प्लस की टोटल एजेंट ट्रेडेड वॉल्यूम क्रॉस की है, एंड दैट इज अ वेरी बिग मार्क। इट शोज कि उस प्लेटफॉर्म के पास में डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, विच इज समथिंग दैट आई कंसिडर अ मोट ऑफ द साइकिल। सेकेंडली, उनका रोबोटिक्स आर्म भी कोई मजाक नहीं है। ईस्ट वर्ल्ड के पास में 30 से ज़्यादा G1 की फ्लीट है और उनके पास में 500K प्लस का एक डेटा सेट मौजूद है ऑलरेडी। जैसा मैंने बताया, वो एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, एंड दैट इज समथिंग विच इज इनवैल्यूएबल। थर्ड आता है उनका एब्सोल्यूट सिग्नेचर मूव, जहां पे उन्होंने यूनिट्री को सिलेक्ट किया एज देयर हार्डवेयर पार्टनर, विच इज द मोस्ट हाइप्ड एंड द मोस्ट ब्रिलियंट कंपनी इन दिस वर्टिकल, which is definitely going to keep their valuations alive in the sense of कि speculation बनेगी कि ये भाई बेस्ट कंपनी है और ये बेस्ट कंपनी के साथ में हार्डवेयर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कुछ तो दम होगा, राइट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, दैट इज ACP, एजेंट कॉमर्स प्रोटोकॉल। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये एजेंट्स और रोबोटिक ट्रांसफ्यूजन के बीच की इकोनॉमिक लेयर है, जहाँ एजेंट्स और रोबोट्स ट्रांजैक्ट करेंगे, उसके बीच की जो फैसिलिटेटिंग लेयर है ये वो है, और ये वर्चुअल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अगर बन गई तो वैल्यू अक्रूवल बहुत तगड़ी तरीके से इस पे होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर वर्चुअल्स अपनी इतनी सारी खामियों के बाद भी इस चीज़ को अच्छे से बना पाती है, और जो करंट रोड मैप उन्होंने दिया है, जो करंट अपडेट्स वो पुश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से वो जाते रहते हैं विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑल ऑफ दीज वर्टिकल्स, साथ ही साथ में अगर आपको देखने को मिलता है कि ह्यूमनॉइड और खासकर यूनिट्री की हाइप और उनका प्राइस और उनके फाइनेंशियल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग रहते हैं, देन आई थिंक वर्चुअल्स इज मोर देन जस्ट अ नैरेटिव प्ले। हाल फिलहाल में आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ वीक सिचुएशन बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस आई स्टेटेड, बट अगर मीडियम टाइम फ्रेम में ये टीम एग्जीक्यूट कर पाती है तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट केसेस ऑफ बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉइन इन द AI रोबोटिक्स वर्टिकल, जस्ट बिकॉज ये परफेक्टली अलाइंड है हर एंगल से। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको द नेक्स्ट 100x दे दें, येट अगेन वी आर जस्ट हियर टू शेयर आवर इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड व्यूज, एंड वी होप दैट यू आर क्लियर इन योर विजन, बिकॉज CT पे जैसे रोबोटिक्स की हाइप चल रही है, इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन, और हमारा ये काम है कि आपको क्लियर से क्लियर इन्फॉर्मेशन दें। स्टे इन्फॉर्म्ड।